हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पहला पाठ दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। यह एक कहानी है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह भाग 1 है। इस भाग में हम कहानी का सार देखेंगे और कठिन शब्दार्थ करेंगे। भाग 2 में हम प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। तो कहानी प्रारंभ करने से पूर्व हम लेखक परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। छुटपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी में रहकर ही इन्होंने बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हो गए। सन 1920 में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। बाद में हिंदी में इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने अपना छापाखाना खोला यानी प्रिंटिंग प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। सन 1936 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद ने 350 कहानियाँ लिखीं और 11 उपन्यास लिखे। इनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। इन्होंने 2 नाटक भी लिखे हैं जिनका नाम है करबला और प्रेम की वेदी। उनके द्वारा लिखित निबंध, कुछ विचार और विविध प्रसंग संकलनों में संकलित हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उनके कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कफन, पूस की रात, गोदान आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध मूक विद्रोह का आवाज़ उठाती हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयां जैसे कि दहेज, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य लिखा है। प्रेमचंद ने मनुष्यों को ही नहीं पशुओं को भी सहानुभूति प्रदान की है। दो बैलों की कथा के दोनों बैल मानो परतंत्र भारतीय नागरिक है यानी गुलाम भारतीय नागरिक हैं। परतंत्र माने होता है गुलाम, जो स्वदेश हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो आइए बच्चों, अब हम दो बैलों की कहानी का सार देखते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। यहाँ पर बच्चों जानवरों के बारे में आपको बताया गया है कि जानवर किस प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना गया है। बुद्धिहीन मतलब मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसका सीधापन और सहनशीलता, यानी कि वह कितना सीधा साधा है और चीज़ें सहन कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। वह सुख और दुख में, फ़ायदे और नुकसान में, सभी जैसी सिचुएशन में, स्थिति में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ा था। वो कहते हैं कि जैसे गधा बहुत ही सहनशील और सीधा साधा है, वैसे ही भारतीय भी सहनशील और सीधे साधे हैं। इसी सीधेपन की वजह से भारतीयों को अफ्रीका में भी और अमेरिका में भी अपमान सहना पड़ा था। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है, वो है बैल। वह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। अब यहाँ पर हम दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। कौन कौन से दो बैल हैं? वह हैं हीरा और मोती। हीरा और मोती बैलों की कथा अब आप किसके माध्यम से पढ़ेंगे? कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। हम कहानी का सार देखते हैं बच्चों। यह एक कहानी है जो कि है झूरी की। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। वह दोनों से बहुत प्यार करता था। बैलों के बारे में जानते हैं कि बैल कैसे थे। बैल जो थे वो पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और
चौकस बैल थे, यानी वो बहुत ही लंबे चौड़े और सुंदर बैल हुआ करते थे। वह लंबे समय से यानी बचपन से वो दोनों साथ में थे, तो उन दोनों में बहुत प्यार था। किन दोनों में? हीरा और मोती में। वे साथ साथ खाते, खेलते और धौल धप्पा करते और एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे तथा आंखों से ही एक दूसरे की बात समझ लिया करते थे। बच्चों, यहाँ पर आपको नीचे देख लो कठिन शब्दार्थ लिखे गए हैं, तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप नीचे कठिन शब्दों के अर्थ भी देख लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सार समझा रही हूँ। इसके बाद अगर आपको कोई कठिनाई आती है तब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। संयोग से झूरी एक बार दोनों बैल को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल समझने लगे कि मालिक ने उन्हें भेज दिया, अतः वे अड़ गए, मतलब वो जाने के लिए राजी नहीं हुए। झूरी का साला उन्हें आगे ढकेलता तो वो पीछे जोर लगाते। मुश्किल से वे शाम तक उस नए स्थान पर पहुँचे। वहाँ भी उनका मन न लगा। उन्होंने चारे में मुंह न डाला। चारा मतलब जो गाय भैंसों के या बैलों के खाने का भोजन होता है, उन्हें चारा बोलते हैं। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। बेगाना मतलब जो जान पहचान का ना हो, एकदम अनजान सा लगा। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से, कनखियाँ मतलब चारों ओर से देखा, एक दूसरे को देखा और चुपचाप सलाह की और पगाहे तोड़कर झूरी के घर चल पड़े। पगाहे मतलब खूंटे से बंधी रस्सी, जो खूंटा होता है ना जिसमें बैलों को गायों को बांधते हैं, वो उसे हम कहते हैं पगाहा। तो खूंटे से पड़ी रस्सी को तोड़कर वो झूरी के घर पहुंच गए। सुबह सुबह झूरी ने जब बैलों को अपने आंगन में बंधा हुआ देखा, खड़ा हुआ देखा, तो वह खुशी से गदगद हो गया, यानी वो अत्यधिक खुश हो गया। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। विद्रोह भरा स्नेह मतलब कि बैलों को गुस्सा भी था झूरी पर, परंतु वह उससे प्यार भी करते थे। गुस्सा किस बात का था कि उसने उन्हें बेच क्यों दिया। घर और गांव के बच्चे ताली बजाकर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, झूरी की पत्नी गुस्सा थोड़ा हो गई। क्यों गुस्सा हुई? क्योंकि वो तो उसके भाई के घर गए थे और वहाँ पर उन्हें खेत जोतना था, लेकिन वो बिना खेत जोते ही वापस घर आ गए। तो उसने उन दोनों को नमक हराम कहा। नमक हराम मतलब होता है जो स्वामी के विरुद्ध काम करने लगे। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाए तो कैसे? झूरी ने नौकर को चारे से खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने नहीं डाला। खली क्या होता है बेटा? जैसे कि खाना, जैसे चारा भोजन होता है ना, वैसे ही गाय भैंसों का भोजन भी एक खली होता है, एक प्रकार का भोजन होता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और सामने सूखा चारा डाल दिया। जब वो उनको अपने घर ले गया तो उसने क्या किया, गुस्से में उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा मोती को ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्होंने खेत में हल जोतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने गुस्सा होकर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस नहीं हुए। टस से मस ना होना अर्थात कि वो दोनों हिले तक नहीं काम करने के लिए। उल्टा उन्होंने क्या किया, हल को लेकर ही भाग खड़े हुए, यानी भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी, इस वजह से वह पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। अब झूरी का साला भी गुस्सा हो गया था, क्योंकि बैल तो उसका खेत जोत नहीं रहे थे और बार बार झूरी के घर भाग जा रहे थे, तो इस वजह से वह उनसे नाराज हो गया था और उनको सूखा चारा डाल रहा था। शाम के समय भैरव की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरव या उसकी पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का प्यार
याद करके वह चुप हो जाता। अगली रात उन्होंने रस्सी तुड़ाकर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमज़ोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों रस्सियां खोल दी। लेकिन बैल लड़की से स्नेह के कारण वहां से भाग ना पाए। तो लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने उनका पीछा किया। गांव के और लोग भी उनके पीछे हो लिए। दोनों रास्ता भटक गए। कौन दोनों? हीरा मोती रास्ता भटक गए और एक खेत के किनारे जा पहुंचे। वह मटर का खेत था। उन दोनों को भूख लगी हुई थी क्योंकि उन्हें तो सूखा चारा मिल रहा था। तो जब खेत का मटर उन्होंने देखा तो वो खूब मटर खा गए और मस्ती में आकर उछल कूद करने लगे। जब उनका पेट भर गया तो वो खेल कूद करने लगे। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए। मुकाबला कैसे करें? हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करेंगे। उन्होंने यही किया। सांड पर एक ने सींग चलाते हुए उसे मारा तो दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देता। सांड के दो दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह नीचे गिर पड़ा और उठ ना पाया। दोनों ने उसकी इस दशा को देखा और दया खाकर उसे छोड़ दिया। जीत के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाने शुरू किए ही थे कि दो आदमियां लाठी लेकर आ गए। हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया। पकड़ा गया हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस क्या होता है बच्चों? जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। मवेशी खाना, मवेशी माने होता है जानवर, ठीक है। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ ना मिला। वहाँ पहले से कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े तथा गधे थे। सभी के सभी भूखे प्यासे थे और मुर्दों की तरह खड़े थे। भूखे प्यासे हीरा मोती ने नमकीन दीवार चाटनी शुरू कर दी। रात तक वे बेचारे भोजन का इंतज़ार करते रहे, पर उन्हें भोजन न मिला। तो उन दोनों के मन में गुस्सा आ गया और उन्होंने वहाँ से भागने की योजना बनाई। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर बार में कुछ मिट्टी गिर जाती। मिट्टी की दीवार थी, तो जब वो मिट्टी की दीवार पे अपनी सींगे मारते तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहाँ पहुँच जाता। उसने हीरा का उज्जटपन देखा। उज्जटपन मतलब जो गुस्सैल व्यवहार होता है ना, वो देखा और उसको कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो हमारे साथ कोई और जाने भी, यानी कई और जाने, जैसे कि बकरियां, भैंसे आदि जानवर भी, उनकी जानें भी बच जाती। अब यह बात सुनकर मोती को जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मार दी। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद लगभग आधी दीवार गिरा दी। अब जानवरों में जान आ गई। जान आ गई मतलब उनमें एक नई उम्मीद आ गई कि वह भी अब बच सकते हैं। सबसे पहले घोड़ियाँ भागी, फिर बकरियाँ, फिर भैंसें भागी। गधे वहीं के वहीं खड़े रह गए। बोले, भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा हुआ था। वह कैसे भागता? हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए, वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ। वह भी सो गया। सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारी में खलबली मची। उन्होंने मोती की खूब पिटाई करी और उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया। वो परेशान हो गए। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे, यानी 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक वो लोग वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ ना मिला, बस दिन में एक बार पानी मिलता। दोनों की ठटरियाँ निकल गईं। ठटरियाँ मतलब उनकी हड्डियाँ दिखने लग गईं। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। नीलामी मतलब उनको बेचने के लिए वहाँ लेके गए बाजार में। कोई भी खरीदार उन्हें नहीं खरीदता क्योंकि वह बहुत दुबले हो चुके थे। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई मतलब जो जानवरों को काटता है।
वह जिस तरह कूल्हे में उंगली खोद गोद कर देख रहा था उससे हीरा मोती कांप गए। कूल्हे में मतलब उनकी हड्डी में उंगली लगा लगा कर उन्हें देख रहा था। नीलाम होकर दोनों डड़ियल कसाई के साथ चले गए। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाए जाता था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों के रेवड़ नजर आए। वे सभी प्रकार प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे, ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी विपत्ति का कोई भी चिंता नहीं है। सहसा हीरा मोती को लगा कि रास्ते में उनके जाने पहचाने हैं। अब उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी, क्योंकि वह अपना घर पहचान गए थे। रास्ते में उनका घर आ गया था। वे तेजी से भागने लगे और थान पर खड़े हो गए। थान मतलब जहाँ पर उनको बांधा जाता था, जानवरों को बांधा जाता था। झूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और गले से लगा लिया। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लेकर आया हूँ। वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया। दड़ियल भागा। मोती ने उसे और भगाया तथा गांव से दूर कर दिया। झूरी ने निहाल होकर नांदों की खली में भूसा डाला और चोकर डाला और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। बच्चों, यह आपका कहानी का सार खत्म हो गया। कठिन शब्दार्थ मैंने इसके नीचे लिख दिए थे। अब आप कहानी पढ़िएगा। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने प्रश्नों का वहाँ पर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।